हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये जो है तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए देखिएगा, इसमें हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। देखिएगा, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है कि जिस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि गुजरात, सेकंड वाला ऑप्शन है गोवा, उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है राजस्थान, उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला देखिएगा महाराष्ट्र। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से तो किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो देखिएगा, राजस्थान जो है तो इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। सो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और राजस्थान के अलावा देखिएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद में है झारखंड, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों की जो है तो कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से तो किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। तो इसमें देखिए, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र इनकी समुद्री सीमा है, लेकिन राजस्थान की जो है तो कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो देखिएगा, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप जो है तो किसके थ्रू की जाती है। तो पहला वाला ऑप्शन है एटीपी के द्वारा, उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है एसटीपी के द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि बीओडी के द्वारा या डब्ल्यूपीएल के द्वारा। तो बताइए भाई कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप जो है तो वो किसके थ्रू की जाती है, तो बताइएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीओडी के द्वारा। बीओडी यानी इसका मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल। अब देखिएगा, ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किसके थ्रू की जाती है, तो बीओडी यानी इसका पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। तो वायरस संक्रमण पूछा गया है। तो देखिएगा कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टाइफाइड, सेकंड है कॉलेरा, उसके बाद जुकाम, मलेरिया। तो देखिए, वायरस संक्रमण से जो है यानी श्वसन संबंधी जो वायरस होता है तो उससे संक्रमित जो रोग है जुकाम। जुकाम के अलावा भी जो है फ्लू, कोविड-19, निमोनिया आदि रोग जो होते हैं तो ये श्वसन संबंधी वायरस होते हैं। उसके बाद देखिए, त्वचा संबंधी वायरस, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि त्वचा संबंधी वायरस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए त्वचा संबंधी वायरस हैं खसरा, त्वचा संबंधी वायरस खसरा है। उसके बाद चिकन पॉक्स तथा हर्पीज, ये जो वायरस है तो ये त्वचा संबंधी है। उसके बाद अन्य संक्रमण के अंतर्गत आता है डेंगू बुखार, रेबीज, एड्स, एचआईवी, पोलियो तथा हेपेटाइटिस आदि। तो क्वेश्चन में कहा गया है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, तो देखिए जुकाम जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मौसम कौन सा है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मौसम पूछा गया है तो वो हो जाएगा वर्षा, यानी ऑप्शन में दिया गया है तापमान, आर्द्रता, पवन या वर्षा। तो देखिएगा कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मौसम जो होता है तो वर्षा ऋतु होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है। सो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है।
तो पहला वाला ऑप्शन है तापमंडल, उसके बाद है मध्यमंडल, 3 है क्षोभ मंडल तथा आयन मंडल। तो देखिए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत का नाम पूछा गया है। तो देखिए कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो होती है वो मध्यमंडल होती है, जिसको हम कहते हैं मीसोस्फीयर। अब यहाँ का तापमान, तो यहाँ देखिए तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। कहाँ पे? तो मध्यमंडल में। मध्यमंडल में क्या होता है कि तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ये देखिए कि -90 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -100 डिग्री तक जो है तो तापमान पहुँच जाता है यहाँ पर मध्यमंडल में। कितना? तो -90 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और -100 डिग्री टेम्परेचर जो है तो पहुंच जाता है मध्यमंडल में। उसके बाद इसकी विशेषता देख लीजिएगा मध्यमंडल की। तो इसकी विशेषता है कि उल्का पिंड जो है इसी परत में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाता है। कहाँ पर? तो मध्यमंडल में। अब देखिए कि सबसे ठंडा बिंदु, तो सबसे ठंडा बिंदु जो है मध्यमंडल की ऊपरी सीमा, जिसे हम कहते हैं पेसोपाज कहा जाता है। सबसे ठंडा बिंदु तो मध्यमंडल का जो ऊपरी सीमा पेसोपाज होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो देखिए इसमें जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्यमंडल। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन कौन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस का नाम आपसे पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो पहला वाला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड वाला ऑप्शन है आर्गन तथा मीथेन। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन गैस है। राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। अब इसका रासायनिक सूत्र है CH4। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। यह गैस जो है, जो मीथेन गैस जो, तो ये कृषि और कचरे से निकलती है। मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? तो कृषि और कचरे से निकलती है तथा ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो बताइए भाई भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है 1973 में, 1973 या फिर 1982 में, या अगला वाला ऑप्शन है 1992 या 1996। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पूछा गया है। तो भारत में देखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल। देखिए इसमें जो है तो महीना का नाम नहीं पूछा गया है, केवल जो है वर्ष पूछा गया है 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। अब देखिए कि यह प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ था। कौन सा प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में घटती बाघों की आबादी को बचाना था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1973। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? तो चलिए बताइए भाई कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है कि जो कि 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई रेखा है? तो पहला वाला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसके बाद सेकंड है कर्क रेखा, थर्ड वाला ऑप्शन है विषुवत रेखा तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रधान यामोत्तर रेखा। तो देखिएगा इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो कि 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा व्याख्या समझ लीजिएगा कि यह प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। बीच से होकर गुजरती है।
जहाँ से कैलेंडर की तारीख बदलती है, इसे हम एंटी मेरिडियम भी कहते हैं। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क स्थित है। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क पूछा गया है किस राज्य में स्थित है। तो पहला वाला ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है तमिलनाडु, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है अंडमान द्वीप, ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क स्थित है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड तमिलनाडु में। अब देखिए कि यह भारत का पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व है। तो क्या गल्फ ऑफ मन्नार मरीन। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड तमिलनाडु में। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, यानी स्त्री और पुरुषों के जो समानता कितनी है जनगणना 2011 के अनुसार। तो पहला वाला ऑप्शन है कि 940 अनुपाते 1000, यानी 940 महिलाओं की संख्या होगी और 1000 पुरुषों की संख्या। या फिर देखिएगा कि 916 अनुपाते 1000, या फिर 920 अनुपाते 1000, या 982 अनुपाते 1000। तो देखिए 2011 की जनगणना में लिंगानुपात का दर जो है तो वो हो जाएगा 940 अनुपाते 1000, यानी स्त्रियों की संख्या 940 और पुरुषों की संख्या 1000, यानी प्रति 1000 पर जो है तो स्त्रियों की संख्या 940 है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। देखिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए कि ऐसा कौन सा प्राणी है कि जिसे किसान का मित्र कहा जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है चींटी, उसके बाद सेकंड है केचुआ, ऑप्शन नंबर 3 है मधुमक्खी, तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है तितली। तो किसान का मित्र जो है जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो है तो ये किसान का मित्र कहलाता है। सो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। चिपको आंदोलन, जहाँ पे जो है पेड़ कट रहा था तो महिलाएं क्या की कि पेड़ से जाके जो है चिपक गई, यानी अपने बच्चे की तरह उसको जो है चिपका ली कि इसको मत काटिए। तो बताइए कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। यानी पर्यावरण के प्रति उन लोगों का इतना बड़ा प्रेम था कि वो अपनी जान गंवा करके भी जो है इन्होंने पर्यावरण को बचाया। तो उन्हीं से रिलेटेड है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। सो पहला वाला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड है झारखंड, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तराखंड, तथा फोर्थ है छत्तीसगढ़। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है उत्तराखंड में 1973 में चमोली ज़िले से हुई थी। कब हुई थी। तो 1973 में चमोली ज़िले से, उत्तराखंड के चमोली ज़िले से हुई थी। और इसके प्रमुख नेता जो थे तो देखिए इसके प्रमुख नेता थे गौरी देवी, उसके बाद में है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। और कौन थे तो चंडी प्रसाद भट्ट आदि जो थे तो ये लोग जुड़े हुए थे। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। सो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी किसके अंतर्गत किया जाता है जीवों के व्यवहार का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इथोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एथोलॉजी या इम्यूनोलॉजी। तो देखिए कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन पूछा गया है किसके अंतर्गत किया जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोलॉजी, या इसे हम आचार विज्ञान भी कहते हैं। किसे तो इथोलॉजी को। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है तो इथोलॉजी के अंतर्गत। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है।
तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है क्लोरीन का, उसके बाद सेकंड है ब्रोमीन का, थर्ड वाला ऑप्शन है आयोडीन का, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है लोहा का। तो समुद्री शैवाल पूछा गया है कि किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि शैवाल यानी इसको लाइकेन कहते हैं, तो यह क्या है। शैवाल जो है तो यह क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन है परजीवी, रसायन स्वापोषी, या फिर अपघटक है, या सहजीवी है। तो देखिए शैवाल जो है तो ये रसायन स्वापोषी है, यानी बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन है। पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए देखिए भाई, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि सीएनजी का ईंधन के रूप में, तो इसका पहला वाला ऑप्शन है वाहनों में, सेकंड है उद्योगों में, उसके बाद खाना बनाने में, या वाहनों एवं उद्योगों में। तो देखिए सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल तो वाहनों एवं उद्योगों में होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है। यानी पर्यावरण के प्रति जो है हम जागरूकता किसके द्वारा कर सकते हैं। तो बताइए कि व्याख्यान के द्वारा, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, या फिर समूह वार्तालाप के द्वारा, या फिर अध्ययन के द्वारा। तो देखिए पर्यावरण जागरूकता का सृजन जो है तो सबसे अच्छा तरीका इसका हो जाएगा समूह वार्तालाप। यानी हम समूह बनाकर वार्तालाप करेंगे कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, ये सबसे अच्छा तरीका होगा ऑप्शन में जो है। इन तीनों ऑप्शन की अपेक्षा जो है तो ये वाला ऑप्शन जो है तीसरा वाला यानी तो सबसे सटीक आंसर बैठेगा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये एलपीजी तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, देखिए कि लो पेड गैस, या लो पैसेंजर गैस, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर लोकल पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी जो है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है, यानी जो घरेलू गैस उपयोग करते हैं हम तो उसी का संक्षिप्त रूप है। सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर जो हम उपयोग में लाते हैं तो उसी का संक्षिप्त रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सो 3 वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन है गामा किरण, उसके बाद सेकंड है एक्स किरणें, थर्ड है पराबैंगनी किरणें, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है बीटा किरणें। तो देखिए कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत जो है तो ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है इसलिए स्तनधारी है, या फिर रातेचर है, या शाकाहारी है, या बच्चे देता है। तो देखिए चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह जो है बच्चे देता है और बच्चे को दूध भी पिलाता है, इसीलिए वह स्तनधारी है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो पर्यावरण की परिभाषा आपसे पूछा गया है। तो जैववैश्विक एवं बायोवैश्विक घटक, या समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, या फिर चीज़ें जो हमें घेरती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जैववैश्विक एवं बायोवैश्विक घटक पर्यावरण की परिभाषा है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो वन्यजीव संरक्षण के प्रति पूछा गया है कि कौन सी संस्था जो है समर्पित है। तो पहले वाला है UNFPA, या फिर UNDP, या यूनेस्को, या फिर WHO। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 WHO। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है। कृत्रिम वर्षा बताइए कि कृत्रिम वर्षा मेघ बीजन के लिए तो प्रयुक्त रसायन कौन सा होगा। सिल्वर नाइट्रेट होगा, या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड होगा, या सिल्वर आयोडाइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट।
तो देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम पूछा गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। देखिए इसमें नाइट्रेट दिया गया है लेकिन नाइट्रेट होगा नहीं, इसमें जो है नाइट्रेट दिया गया है, बाकी पोटेशियम ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड देखिए है तो सिल्वर आयोडाइड। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो बायोडीजल बताइए किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यूट्रिकुलेरिया के द्वारा या फिर जेट्रोफा के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 3 है देवदार के द्वारा या यूकेलिप्टस के द्वारा। तो देखिए कि बायोडीजल जो है ये तैयार किया जाता है जेट्रोफा के द्वारा। सो बी इज राइट आंसर। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन ये है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है 21 मार्च को, उसके बाद 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर 3 है 25 अप्रैल तथा ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा 5 जून। तो देखिए विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। सिल्वी कल्चर आपसे पूछा गया है कि किससे संबंधित है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि वन एवं वन्यजीव उत्पाद से या फिर सिल्क से, या देखिए अगला है फूल से या उर्वरक से। तो सिल्वी कल्चर आपसे पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि वन एवं वन्य उत्पाद से। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछा जा रहा है कि किस जनपद में स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा कि लखीमपुर खीरी में या फिर चंदौली में या लखनऊ में या वाराणसी में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदौली में। चंदौली जो है तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। चंदौली जो है तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसकी स्थापना कब की गई थी 1957 में। और इसका मुख्य आकर्षक केंद्र जो है तो वो राजदारी और देवदारी जलप्रपात है, इसका मुख्य आकर्षक केंद्र। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अब आपसे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछा गया है तो बताइए कि हाथी है, सांप है, शेर है या फिर बकरी है। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो होता है वो सांप होता है। यह सांप, मेढक, लोमड़ी, भेड़िए आदि जानवर होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जीव खाते हैं तथा कीड़ों को खाते हैं, इसीलिए हम इनको द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए झूम खेती होती है, तो बताइए कि झूम खेती कहाँ पे होती है। केरल में होती है या बिहार में होती है या फिर मेघालय में या तमिलनाडु में। तो देखिए झूम खेती जो है मुख्य रूप से पहाड़ी इलाका में होती है, क्योंकि देखिए ये झूम खेती जो होती है तो पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आदि पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो पहला वाला ऑप्शन है अमोनिया का, उसके बाद सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड का, थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का। तो शुष्क बर्फ आपसे पूछा गया है तो शुष्क बर्फ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र है CO2 का ठोस रूप है और यह एक सफ़ेद रंगहीन तथा गंधहीन ठोस पदार्थ है जो लगभग -78.5 डिग्री सेल्सियस से -109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर, कहाँ से तो -78.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -109 डिग्री 3 फ़ारेनहाइट तापमान पर सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए इसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।